दोस्तों, भारत और चीन पृथ्वी पर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माने जाते हैं। ये दोनों ही विश्व इतिहास में सबसे लंबे समय तक अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस वाले सभ्यताओं में से एक रहे हैं। साथ ही इन दोनों देशों के सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक संबंध भी सदियों पुराने हैं। इंटरेस्टिंगली, मॉडर्न हिस्ट्री के दौरान भारत और चीन लगभग एक ही समय में स्वतंत्र नेशन स्टेट्स के रूप में उभरे हैं। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और चाइना ने 1949 में एक कम्युनिस्ट राज्य के रूप में जन्म लिया। लेकिन इंडिया चाइना रिलेशंस ने पिछले दशकों में गहरे उतार चढ़ाव भी एक्सपीरियंस किए हैं। 1950s में संबंध काफी पॉजिटिव थे, तो वहीं 1960s में दोनों देशों के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। एक तरफ 1970s में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस मेंटेन किया, तो दूसरी तरफ 1980s में नॉर्मलाइजेशन की तरफ एफर्ट्स लिए गए थे। खैर, अर्ली 1990s में कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स के आधार पर एक नए रिश्ते को बिल्ड करने की कोशिश में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद है इंडिया चाइना के रिलेशंस को समझना और साथ ही उनके बीच चल रहे टेंशंस पे भी चर्चा करना। ये टॉपिक आपके जीएस2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक साथ बने रहिएगा। चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया चाइना एन इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंडिया और चाइना एशिया के दो पड़ोसी देश हैं। भारत में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ 3488 किलोमीटर तक अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस पीस और कोऑपरेशन के संकेत तो दिखाते हैं, लेकिन आजकल अक्सर तनाव और अविश्वास से पीड़ित होते दिख रहे हैं। वैसे तो दोनों देशों के पास रीजनल पीस और डेवलपमेंट में ह्यूज कंट्रीब्यूशंस करने की क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल टेंशन और इनसिक्योरिटीज ने इस पोटेंशियल को प्रभावित कर दिया है। आइए सबसे पहले हम दोनों कंट्रीज के बीच मौजूद एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर नजर डालते हैं। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, इंडिया चाइना के मैप के बेसिस पर हम एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर की। इंडिया और चाइना वेस्टर्न सेक्टर्स में 2152 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये लद्दाख और शिनजांग के बीच स्थित है। इस सेक्टर में अक्साई चिन को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। 1962 में अक्साई चिन के विवादित क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। इसके अलावा चाइना को ये लगता था कि तिब्बत में शासन स्थापित करने के रास्ते में भारत एक थ्रेट बन सकता है, इसलिए ये दोनों रीजंस वॉर के सबसे बड़े कारण बने थे। वॉर के बाद चाइना ने अक्साई चिन को हथिया लिया और अपने कंट्रोल में अब ले लिया है। दरअसल चाइना और भारत के बीच एक स्पष्ट लीगल बॉर्डर स्थापित करने में ब्रिटिश एम्पायर की विफलता से अक्साई चिन का मुद्दा पैदा हुआ था। साथ ही ब्रिटिश शासन के दौरान भारत और चीन के बीच 2 प्रपोज्ड बॉर्डर्स थे, जॉनसन्स लाइन और मैकडॉनल्ड लाइन। 1865 में प्रस्तावित जॉनसन लाइन तत्कालीन जम्मू कश्मीर में अक्साई चिन को भारतीय नियंत्रण में प्लेस करती है, जबकि 1893 में प्रस्तावित मैकडॉनल्ड लाइन इसे चाइनीज नियंत्रण में रखती है। इस प्रकार इंडिया जॉनसन लाइन को करेक्ट मानता है और चाइना मैकडॉनल्ड लाइन को। फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के क्षेत्रों को अक्साई चिन से अलग करती है। इतना ही नहीं, इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 के बाद चाइना और पाकिस्तान के बीच काफी क्लोज टाइज डेवलप होते देखे गए थे। बल्कि 1963 के एक बाउंड्री एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने शाक्सगाम वैली चाइना को सौंप दिया था, लेकिन शाक्सगाम वैली या फिर ट्रांस काराकोरम ट्रैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हुंजा गिलगित रीजन का हिस्सा माना जाता है। ये टेरिटरी इंडिया द्वारा क्लेम तो की जाती है, लेकिन इसे कंट्रोल पाकिस्तान करता है और अब इसने चाइना को इसे भेंट कर दिया है। अब बात करते हैं मिडिल सेक्टर की। इस क्षेत्र में भारत और चीन 625 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो लद्दाख से नेपाल तक चलती है। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तिब्बत के साथ बॉर्डर को टच करते हैं, इसलिए इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद बने रहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं ईस्टर्न सेक्टर की तरफ। इंडिया और चाइना इस क्षेत्र में 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये भूटान की ईस्टर्न बॉर्डर से टालू पास का एक पॉइंट तक फैला है, जो तिब्बत, इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। इस बाउंड्री लाइन को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। दरअसल ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने 1913-1914 में एक ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिसमें इंडियंस और तिब्बतन्स के बीच डिस्कशन के बाद इंडिया और तिब्बत के बीच बाउंड्री को डिलिनेट कर दिया गया था।
इस तरह मैकमोहन लाइन को 1914 शिमला कन्वेंशन में अडॉप्ट किया गया था, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को इल्लीगल और अनएक्सेप्टेबल मानता है। वो दावा करता है कि तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने 1914 शिमला कन्वेंशन पर साइन किए थे, उनके पास ऐसा करने के लिए कोई लीगल अथॉरिटी ही नहीं थी। मिडल और ईस्टर्न सेक्टर्स में 23 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स मौजूद हैं जहां दोनों साइड्स के ट्रूप्स हेवी पेट्रोलिंग और फेस ऑफ्स का सामना करते हैं। इन फ्लैश पॉइंट्स में शामिल हैं लद्दाख में डेमचौक, ट्रिग हाइट्स, पेंगोंग सो आदि, हिमाचल में कौरिक और शिपकिला, उत्तराखंड में बाराहोटी और पुलान सुंदा, और अरुणाचल में नामकाचू, सुमदोरोंगचू और असाफिला इत्यादि। इन सेक्टोरल कन्फ्लिक्ट्स के अलावा दूसरे कन्फ्लिक्ट्स भी दोनों देशों के बीच देखे जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर शेयरिंग भारत और चीन के बीच एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट है। चाइना ब्रह्मपुत्र की अपर रीचेस में डैम्स पर डैम्स बना रहा है क्योंकि वो इसे तिब्बत की सांगपो रिवर का ही हिस्सा समझता है। भारत ने इस डेवलपमेंट पर आपत्ति तो जताया है, लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मल ट्रीटी अब तक इन दोनों देशों के बीच में नहीं है। इसके अलावा चाइना दलाई लामा के भारत में फ्री मूवमेंट पर भी आपत्ति जताता है। इसके बाद चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, वो गिलगित और बल्तिस्तान के थ्रू पास करने के कारण इंडियन सोवरेनिटी को कमजोर करता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ओवरऑल भी ट्रांसपेरेंसी लैक करने की वजह से कई डाउट्स को पैदा करता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध भी भारत के लिए चिंता का प्रमुख कारण रहते हैं। पाकिस्तान की कन्वेंशनल मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मजबूत करने में चाइना की अहम भूमिका रही है। मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए यूएन के एफर्ट्स को भी चाइना ने कई बार ब्लॉक किया था। इसके अलावा हाल ही में डोकलाम स्टैंड ऑफ और गालवान वैली में टेंशंस ने दोनों देशों के रिलेशंस को काफी तनावपूर्ण बनाया हुआ है। बल्कि जहां हर साल पीएलए ट्रूप्स द्वारा लगभग 300 ट्रांसग्रेशंस देखने को मिलते थे, वहीं डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान ये संख्या बढ़कर 426 हो गई थी। अरुणाचल के तवांग वैली में भी 2022 में दोनों आर्मीज के बीच झड़प की खबर सुनने मिलती थी। इनफैक्ट चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहते हुए उसे अपनी ही टेरिटरी मानता है, और हाल ही में उसने कई अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम भी बदल दिया है। और ये सारी बातें इंडिया को खासा नागवार गुजरती हैं। दोस्तों, एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स के अलावा भारत और चाइना में कई एरियाज में कोऑपरेटिव रिलेशंस भी मौजूद हैं। चलिए हम उन एरियाज पे नजर डालते हैं। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। 1 अप्रैल 1950 को भारत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने वाला पहला नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक देश बना था। इसके बाद लेट प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अक्टूबर में 1954 में चाइना का दौरा किया था, जबकि 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट संबंधों के लिए एक गंभीर झटका था। लेकिन 1988 में लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी की ऐतिहासिक यात्रा ने बायलैटरल रिलेशंस में सुधार का एक चरण शुरू किया था। उसके बाद 1993 में लेट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी की यात्रा के दौरान इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट पर साइनिंग ने बायलैटरल टाइज में ग्रोइंग स्टेबिलिटी को दर्शाया था। और यदि करंट टाइम्स की बात करें तो 2014 और 2018 के बीच भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच कई ओकेजन्स पर मुलाकातें भी हुई हैं। इसके अलावा इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड, जो ईयर 2000 में केवल $2.92 बिलियन जितना था, वो 2022 में $100 बिलियन तक पहुंच गया है। इंडिया ने $13.97 बिलियन के चाइना को एक्सपोर्ट्स किए थे, जबकि चाइना ने $89.66 बिलियन के भारत को एक्सपोर्ट्स किए थे। भारत का हाई ट्रेड डेफिसिट इसके लिए कंसर्न का मुद्दा तो जरूर है, लेकिन 2019 में चाइना द्वारा इस डेफिसिट को एड्रेस करने का आश्वासन भी दिया गया है। इंडियन कंपनीज ने चाइना में कई आईटी कॉरिडोर्स भी स्थापित किए हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी में चाइना इंडिया कोऑपरेशन को प्रमोट करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान अनुमानों के अनुसार चाइना में इंडियन कम्युनिटी की संख्या लगभग 33,500 है। इसका एक बड़ा हिस्सा स्टूडेंट्स का है, जो 18,000 से अधिक बताए जाते हैं। साथ ही दोनों देशों ने सिस्टर सिटीज और प्रोविंसेस के पेयर्स भी स्थापित किए हैं। उदाहरण के तौर पे फुजियान और तमिलनाडु प्रोविंसेस और ख्वांझाओ और चेन्नई शहरों के बीच ट्विन सिस्टर जैसा रिलेशन देखा जा सकता है। इसके अलावा दोनों देश SCO, AIIB, ब्रिक्स, WTO आदि सहित कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सिग्निफिकेंट मेंबर्स भी हैं।
दोस्तों, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार टेंशंस के बावजूद इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि एशिया और दुनिया भर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए चाइना और भारत के बायलैटरल टाइज को मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एनहांसमेंट और बाउंड्री इश्यूज का अर्ली सेटलमेंट दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ये दो राइजिंग एशियन पावर्स ग्लोबल पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मल्टीलैटरल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिप्लोमेसी में दोनों देशों की प्रोमिनेंस बढ़ती हुई देखी जा रही है। वहीं इंटरनेशनल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंडिया और चाइना का बड़ी उत्साह से वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर स्वागत करते हैं। इसलिए उन्हें दुनिया और पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड की बेहतरी के लिए डायलॉग और एग्रीमेंट्स के माध्यम से फर्म स्टैंड लेने की आवश्यकता है। लेकिन क्या चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बेहतर करके भारत के टेंशंस कम हो जाएंगे? भारत के बाकी पड़ोसी देश क्या चैलेंजेस पेश करते हैं, खास तौर पे श्रीलंका जिसके साथ भारत का बरसों पुराना रिश्ता है? जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।